नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको 4 चैप्टर उसके कंप्लीट करवा दिए थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे सही तरीके से। चौथा चैप्टर जो हमने पिछले बार करा था वो करा था कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ा था उसमें, और इसमें हम पढ़ेंगे अब इसी का मैं 5वां चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसका नाम है विधायिका। ठीक है, तो टोटल दोस्तों इस चैप्टर में जो 5वां चैप्टर है, इसमें मैं आपको 11 क्वेश्चन करवाऊंगा और इस 11 क्वेश्चन में आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। जो मेन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो मैं आपको इसमें करवाऊंगा। तो जैसे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि विधायिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो मैंने आपको इसी बुक का जो चौथा चैप्टर मैंने आपको करवाया था कार्यपालिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कार्यपालिका का मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। ठीक है ना, कानूनों को लागू करना। और जो विधायिका होती है वो क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कानून बनाती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाती है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि विधायिका वह संस्था है जो देश में कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है या नियंत्रण रखती है। उसे हम विधायिका कहते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको हम व्यवस्थापिका भी बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या देते हैं, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, विधायिका क्या है। जैसे देश में कानूनों का निर्माण करती है वह संस्था है और कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि विधायिका में कितने सदन होते हैं, क्या राष्ट्रपति भी विधायिका का हिस्सा माना जाता है। क्या क्वेश्चन है कि विधायिका में कितने सदन है, क्या राष्ट्रपति भी विधायिका का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, विधायिका में वैसे तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहला होता है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, ये हमने इसका कंप्लीट कर दिया। अब हम बताना कि राष्ट्रपति में क्या विधायिका का हिस्सा होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जब भी कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो कानून विधेयक का रूप यानी कि एक्ट का रूप नहीं ले पाएगा, वो प्रस्ताव ही रहेगा तब तक। प्रस्ताव एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण उस पर भूमिका होती है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भी एक तरह से विधायिका का हिस्सा होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यही था कि विधायिका में कितने सदन है, क्या राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा माना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, हाँ राष्ट्रपति माना जाता है, क्योंकि वो जितने भी उसके प्रस्ताव होते हैं जो कानून बनने के लिए आते हैं उस पर हस्ताक्षर करता है, उस पर चर्चा करने के बाद। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना जरूरी है। पहली योग्यता क्या है कि वो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी, वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि अगर उसको लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की आयु उसके पास होनी चाहिए। तीसरी, वो पागल अथवा दिवालिया ना हो, वो पागल भी ना हो और वो दिवालिया भी ना हो। और चौथी है, उसे न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया गया। ठीक है ना, न्यायालय ऐसा ना कह दे कि भाई ये चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, यह योग्य नहीं है। ठीक है ना, तो ये 4 योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा, वो पागल अथवा दिवालिया ना हो, और उसे न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया गया। ये 4 योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। सेम, इसमें बस थोड़ा एज का डिफरेंस है, एज अलग है। इसमें एज क्या है, इसमें 30 वर्ष की आयु चाहिए अगर हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है, बाकी सारे पॉइंट्स इसमें सेम है। ठीक है, लोकसभा में चाहिए थी 25 वर्ष, इसमें चाहिए हमें 30 वर्ष, बाकी सब कुछ सेम है।
वह भारत का नागरिक हो और पागल अथवा दिवालिया ना हो, उसे न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये 4 योग्यता उसमें होनी चाहिए अगर उसको राज्यसभा का सदस्य बनना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसमें कि लोकसभा क्या है, इसके गठन पर एक लेख लिखें। दोस्तों लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं और कई नाम है इसके, इसे लोकप्रिय सदन भी हम इसको बोल देते हैं और चर्चित सदन भी बोल देते हैं। युवाओं का सदन भी इसको बोला जाता है। युवाओं का सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एज काफ़ी कम रखी गई है 25 वर्ष की इसका सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अगर राज्यसभा को देखा जाए तो राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कह देते हैं, शिक्षितों का सदन कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि एज ज़्यादा है 30 वर्ष सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो इसको निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, और लोकसभा में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है दोस्तों वो अधिकतम 552 हो सकती है। बस जो मैक्सिमम इसकी सदस्य संख्या रखी गई है वो है 552। वैसे इसकी 5 सीट हमेशा खाली रहती है, वो बताऊंगा क्यों रहती है, लेकिन 552 अधिकतम सदस्य संख्या इसकी हो सकती है। इसमें से 2 सदस्य जो होते हैं 552 में से, उसको राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता है। इसको हम कहते हैं, हम 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन मेंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से जो होते हैं। ठीक है, ये अब बचे 550 सदस्यों पर इसका मतलब 550 सीट्स पर इसका चुनाव होता है। 550 में से जो 550 जो सदस्य होते हैं उसमें से 530 सदस्यों को, जो 30 सदस्य वो राज्य द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर। 530 सदस्य और बचे 20 सदस्य वो यूनियन टेरिटरी यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से चुने जाते हैं। वहाँ के लिए मतलब वहाँ से वो सीट्स इनकी रिजर्व रखी गई है। जैसे लोकसभा में 7 सीट्स है, दिल्ली में 7 सीट्स हैं, दमन द्वीप में देखा जाए, अंडमान निकोबार में, इनमें अलग अलग सीट्स हैं इनकी। ठीक है ना, तो 552 सदस्य होते हैं अधिकतम। 530 सदस्यों का चुनाव होता है, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है अपने मन से, और 530 राज्य से और 20 होते हैं वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या है 545। ये ध्यान रखना है। वर्तमान समय में अगर कोई पूछ ले कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है, वो है 545। ठीक है, और ये भी बता दूं मैं, ये लोकसभा है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष का इसका मैक्सिमम कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव इसके हो जाते हैं। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व इसको भंग कर सकता है लोकसभा को। इसलिए ये अस्थायी सदन के नाम से भी जानी जाती है। ये स्थायी सदन नहीं है राज्यसभा की अपेक्षा। ठीक है, और जो 545 सदस्य होते हैं, जो वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं, तो उसमें से 2 सदस्यों को तो राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। ठीक है, और 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से उसमें चुने जाते हैं वर्तमान समय में। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि 13 सदस्य इसलिए चुने जा रहे हैं, जनसंख्या कम है केंद्र शासित प्रदेशों की। तो बेसिकली यही अभी रूल चल रहा है वर्तमान समय में, तो कि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन लेते हैं और 530 राज्य से, बाकी 2 को राष्ट्रपति अपने मन से एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देता है। ये तो हो गया लोकसभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के गठन पर एक लेख लिखो। राज्यसभा क्या है? लोकसभा तो मैं समझ आ गया, अब राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अधिकतम में इसको कहते हैं हम निम्न सदन। ठीक है, सॉरी उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है, मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है इसकी वो 250 है। ठीक है, 238 सदस्यों को चुनाव राज्य की विधानसभा द्वारा होता है। ठीक है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य होते हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें इनको ख्याति प्राप्त होती है। तो उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत कर देता है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 245। ठीक है, ये थी राज्यसभा। समझ आ गया होगा। लोकसभा निम्न सदन बोलते हैं,
राज्यसभा उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। राज्यसभा की लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है, जो मैक्सिमम इसमें सदस्य हो सकते हैं, वो है 552 और राज्यसभा में 250। और अगर लोकसभा में देखा जाए तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, और 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन वर्तमान समय में 545 सदस्य संख्या है, उसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है और 530 राज्य से और 13 यूनियन टेरिटरी ने केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यसभा में 250 होते हैं। 238 सदस्यों को चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है कि जो कला और साहित्य विज्ञान में ख्याति प्राप्त होते हैं, यानी कि वहाँ पर उसमें निपुण होते हैं एक तरह से, ठीक है। और वर्तमान समय राज्यसभा की संख्या है 245, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ हो रहा है कि 5 सीट्स खाली क्यों रहती है हमेशा? ये इसलिए रहती है वैसे क्योंकि जब भी कोई हमारा प्रत्याशी चाहता है उसके अंदर, लोकसभा वगैरह के अंदर, तो उसको लगे कि 5 सीट्स के लिए हमें लड़ना है, कभी ना कभी तो वो भरेगी। 5 सीट्स आपको पता होगा POK जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए उन्होंने छोड़ दी है। क्या पता कि वहाँ से कभी वो हमारे इससे हम जब वो हमारा नाम हो जाए, हमारे देश के नाम हो जाए, तो उस वहाँ से भी कोई सदस्य आएंगे जो उनके लिए सीट्स खाली छोड़ रखी है, एक तरह से ये माना जाता है, ठीक है ना। तो 5 सीट ज़्यादातर वो खाली छोड़ते हैं लोकसभा में। तो हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि सरकार पर नियंत्रण रखने, सरकार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक कारगर है, सिद्ध कीजिए। अगर सरकार पर नियंत्रण, क्वेश्चन क्या है कि अगर वो पूछा है कि सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक कारगर है या उपयोगी है, सिद्ध करो। क्या होगा इसका? वैसे तो अगर देखा जाए, अगर सरकार पर नियंत्रण रखने के काम मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां समान है, ठीक है। सरकार पर नियंत्रण रखने में राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति दोनों की शक्तियां समान है। लेकिन अगर सरकार पर नियंत्रण रखना है, आपको पता है कि लोकसभा में जब लोकसभा क्या करती है, संसद सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछती है, उनकी नीतियों पर चर्चा करती है, ठीक है। और अगर यदि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनको अपना पद, यानी कि मंत्री और प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो लोकसभा को ये राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक कारगर है सरकार पर नियंत्रण रखने में, उस पर ज़्यादा पावर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं? इन दोनों की अलग अलग शक्तियाँ क्या क्या है? देखो, अब हम पढ़ेंगे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो 3 पॉइंट्स में हम इसको बांट लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक के संदर्भ में इनकी शक्तियाँ, और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में इनकी शक्तियाँ, और धन विधेयक के संदर्भ में इनकी शक्तियाँ, ठीक है। साधारण विधेयक के संदर्भ में, जो साधारण विधेयक होता है उसको दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों में इसको विशेष बहुमत से, यानी इसको बहुमत से पारित होना बेहद जरूरी होता है। यानी कि जो भी हम विधेयक रखेंगे दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो, साधारण विधेयक के संदर्भ में बता रहा हूँ मैं आपको ये, अगर राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर मतदान करवा सकता है दोबारा, ठीक है। लेकिन जब भी मतदान होता है लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें उसको ज़्यादा फायदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा है राज्यसभा की अपेक्षा। ये हमने पढ़ा साधारण विधेयक के संदर्भ में। पढ़ेंगे हम संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। विधेयक मतलब होता है कानून, एक्ट, कोई प्रस्ताव, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे हम संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में दोनों की शक्तियाँ लगभग समान है, दोनों ही सदनों में इसका पास होना जरूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, धन विधेयक के संदर्भ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक के संदर्भ में, जो मनी बिल होता है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में। धन विधेयक के संदर्भ में जो धन विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा में ही पेश हो सकता है सबसे पहले, ठीक है। कहाँ होता है? लोकसभा में पेश किया जाता है सबसे पहले।
और लोकसभा में पारित होने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा उस पर विचार करता है, विमर्श करता है, और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है, 14 दिन का समय होता है उस पर निर्णय लेने के लिए। राज्यसभा उसको पास करे या ना करे, 14 दिन के अंदर वो विधेयक पारित समझा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में सारी शक्तियां किसके पास है? लोकसभा के पास। ठीक है, तो ये थी इनकी शक्तियां साधारण विधेयक के संदर्भ में, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में और धन विधेयक के संदर्भ में। यानी कि साधारण विधेयक के संदर्भ में देखा जाए तो लोग लगभग समान है दोनों की शक्तियां, लेकिन राष्ट्रपति मतदान करा सकता है संयुक्त अधिवेशन बुलाकर दोबारा। लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं, फायदा किसको होता है? लोकसभा को। साधारण विधेयक के संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में दोनों की शक्ति लगभग समान है। और तीसरा था धन विधेयक के संदर्भ। धन विधेयक के संदर्भ में धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास, 14 दिन में ये पारित समझा जाता है। ठीक है, और धन विधेयक सिर्फ कहाँ पेश होता है? लोकसभा के अंदर। ये तो हो गया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसकी विशेष शक्तियां क्या है? कुछ विशेष शक्तियां भी तो होगी ना। हमने तो लोकसभा के पढ़ लिया कि लोकसभा ज्यादा कारगर है, ठीक है, उस पर ज्यादा शक्तियां हैं। अब राज्यसभा को भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। तो विशेष शक्तियां क्या है? पहला तो कि अनुच्छेद जो हमारा 312 है संविधान का, जो आर्टिकल 312 है, अनुच्छेद 312 के अनुसार अगर राज्यसभा चाहे तो विशेष बहुमत से एक नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। क्या कर सकती है वो? अनुच्छेद 312 में लिखा गया है कि अगर राज्यसभा चाहे तो एक विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप सकती है? केंद्र सरकार। तो दो विशेष शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है। पहली क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना वो कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत विशेष बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 249 के तहत क्या कर सकती है? राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी सौंप सकती है। ये इसकी मेन थी। हम पढ़ेंगे संसद की शक्तियां क्या है, संसद के कार्य बताइए। पहला तो यही था, कानून निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा, खर्च और व्यय के बजट को पास करता है, ठीक है। तीसरा क्या था? संशोधन के संदर्भ में जो क्या कहते हैं, संशोधन अगर हमें संविधान में करना है तो संसद में ही वो प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। और न्याय शक्ति क्या हो सकती है इसको? अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को भी हटा सकती है अगर उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कॉन्फिडेंशियल जो एक्ट है वो पारित हो जाए, कॉन्फिडेंशियल प्रस्ताव अगर पारित हो जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो, मैं बता दूं आपको, इसमें ये बनता था कि जो संसदीय समिति है, संसदीय समिति का क्या प्रभाव पड़ता है संसद के कार्यों पर? संसदीय समिति, संसद मतलब संसद की जो कमेटियां हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है संसद के कार्यों पर? मेरे हिसाब से उसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक पड़ता है। सकारात्मक कैसे पड़ता है? जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है संसद के अंदर तो संसद की जो समितियां हैं उस पर विचार विमर्श करती है गैर, उसके बाद उसको कहाँ भेजती है? संसद में। तो संसद का क्या होता है? टाइम बचता है। संसद उस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं करता। उसे पता है कि जब संसदीय समितियों ने ही उस पर विचार विमर्श कर दिया, क्योंकि बहुत गहराई से करती है वो स्टार्टिंग में, तो कर दिया तो ज़्यादा उसको उसके पॉइंट्स देखने लायक नहीं होते तो उसको पास ज़्यादातर कर देती है, ठीक है। तो एक तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है संसदीय समितियों को संसद के कार्यों का, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के जो बारे में संविधान में दिया गया वो दिया गया अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा के बारे में जो दिया गया वो दिया गया अनुच्छेद 80 में, ठीक है। और एक चीज बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ये विधानमंडल, विधान परिषद ये है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा है, जो संसद है, उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, मतलब वो केंद्र सरकार हो गई एक तरह से, ठीक है। और जो तुम्हारा विधानमंडल राज्य है वो प्रांत की सरकार हो गई, ठीक है। उसमें क्या हो गया? लोकसभा में केंद्र सरकार, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति,
अगर हम वहाँ देखें प्रांतों में, राज्यों में, वहाँ क्या हो गया, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, संसद में, ध्यान रखना, संसद में क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रांतों में क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद और क्या कहते हैं आपका ये राज्यपाल। ठीक है, वहाँ क्या कहेंगे हम, विधानमंडल बन जाएगा। विधानमंडल में क्या क्या आता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहाँ क्या बन गया, संसद। संसद में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु। विधानसभा में देखिए सेम है, कंपेयर करो ना। ठीक है, राज्यसभा का 30 वर्ष की, विधान परिषद में देखें 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, अगर हम उसमें देखें राज्यपाल 35 वर्ष। तो ये सर्कल हमेशा चलता रहता है। एक तरह से ये घर है, संसद एक घर है। संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और वहाँ पर भी क्या है, जो विधानमंडल है वो भी एक घर है, विधानसभा, विधान परिषद और तुम्हारा राज्यपाल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा विधायिका के बारे में, विधायिका क्या होती है। हमने कई चीज़ें पढ़ ली इसमें, विधायिका के बारे में, कितने सदन होते हैं इसमें, इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा, क्या क्या योग्यताएं चाहिए राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।